सोचो, अगर तुम्हारे अंदर ही पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत छुपी हो और एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम खुद ही उस विनाश की चाबी हो। 3 दरवाजे जो कभी खुलने नहीं चाहिए थे, एक लड़की जिसे खुद नहीं पता वो कौन है, और एक फैसला जो पूरी दुनिया बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सच की शुरुआत है जिससे शायद तुम भी बच नहीं पाओगे। आकाश उस दिन बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। पूरा नीलाक साम्राज्य धुएं की परत में ढका हुआ था और हवा में जलती हुई मिट्टी की गंध फैली थी। लोग अपने घरों से बाहर झांक रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि हर किसी को डर था कि आवाज देने से कुछ जाग जाएगा। राजधानी के बीचों बीच एक विशाल स्तंभ खड़ा था, काला, टूटा हुआ, और उससे लाल रोशनी रिस रही थी। ये वही स्तंभ था जिसे शून्य स्तंभ कहा जाता था। कहा जाता था कि इसके अंदर एक ऐसी शक्ति कैद है जो अगर बाहर आ गई तो पूरी दुनिया को राख में बदल देगी। लेकिन उस दिन वो स्तंभ टूट चुका था। भीड़ के बीच एक आदमी तेजी से भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। दरवाजे बंद करो, सब दरवाजे बंद करो, वह चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई। अचानक जमीन हिली, लोग गिरने लगे। स्तंभ के अंदर से एक तेज गर्जना गूंजी, जैसे कोई हजारों साल बाद पहली बार सांस ले रहा हो। फिर एक दरार और बड़ी हो गई और उसमें से काला धुआं बाहर निकलने लगा। उसी समय शहर के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां एक लड़की बैठी थी। उसका नाम था एरिन। उसकी उम्र मुश्किल से 17 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह बाकी लोगों से अलग हो। वह जमीन पर बने एक पुराने निशान को घूर रही थी। ये निशान किसी आम आकृति जैसा नहीं था, यह एक प्राचीन चिन्ह था जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। फिर से वही सपना, उसने धीरे से कहा। हर रात उसे एक ही सपना आता था, एक जलता हुआ शहर, एक काला स्तंभ और एक आवाज जो उसे पुकारती थी। लेकिन आज वह सपना हकीकत बन चुका था। तभी दरवाजा जोर से खुला। एरिन, जल्दी बाहर आओ। उसकी बड़ी बहन मीरा अंदर आई, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शहर पर हमला हो गया है, हमें भागना होगा। एरिन ने धीरे से सिर उठाया। हमले से नहीं, वो जाग गया है। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। क्या? तभी एक तेज धमाका हुआ। घर की दीवार हिल गई। दोनों बाहर भागी। जैसे ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। काला धुआं अब एक विशाल आकृति में बदल चुका था, एक छाया जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे। सैनिक तलवारें लेकर उस छाया की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, वह धुआं उन्हें निगल गया। एक पल में वे गायब हो गए। ये क्या है? मीरा कांपते हुए बोली। एरिन चुप थी। उसकी नज़र उस छाया पर जमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। तभी अचानक उसकी गर्दन में पहना हुआ एक छोटा सा लॉकेट चमकने लगा। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम आ गई हो। एरिन के कदम खुद ब खुद उस छाया की तरफ बढ़ने लगे। रुको, मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? एरिन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, नीला, बिल्कुल उसी चिन्ह की तरह जो जमीन पर बना था। ये मुझे बुला रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। मीरा डर गई। कौन बुला रहा है? लेकिन जवाब देने से पहले ही एरिन ने उसका हाथ छुड़ा लिया और दौड़ने लगी। वह भीड़ के बीच से निकलती हुई सीधे उस स्तंभ के पास पहुंच गई। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उसके पास आए, एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे फेंक दिया। अब वो बिल्कुल उस छाया के सामने खड़ी थी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। छाया ने अपना सिर झुकाया, जैसे वह उसे पहचान रही हो। तुम आखिर आ ही गई, एक गहरी आवाज गूंजी। एरिन के अंदर कुछ जाग रहा था। उसकी यादें धुंधली होने लगी, जैसे वह कुछ भूल चुकी हो, जो अब वापस आ रहा हो। तुम कौन हो? उसने पूछा। छाया हंसी। मैं वही हूँ जो तुम हो। इतना सुनते ही एरिन के दिमाग में तेज दर्द हुआ।
उसके सामने कुछ तस्वीरें चमकने लगी, एक पुराना युद्ध, जलती हुई धरती और एक लड़की जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। नहीं, एरिन पीछे हट गई। सच से भाग नहीं सकती, छाया ने कहा। तुम ही वो हो जिसने मुझे कैद किया था और अब तुम ही मुझे आज़ाद करने आई हो। एरिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने, हाँ, आवाज़ और गहरी हो गई। तुम आर्केन रक्त की आखिरी वारिस हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो इस दुनिया को बचा भी सकती है और खत्म भी। तभी अचानक मेरा भी वहां पहुंच गई। एरिन, वापस आओ। उसकी आवाज़ सुनकर एरिन का ध्यान टूटा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर जमीन फट गई। स्तंभ पूरी तरह टूट गया और काला धुआं चारों तरफ फैल गया। लोग चीखते हुए गिरने लगे। एरिन जमीन पर गिर गई। उसका लॉकेट तेज चमकने लगा और उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। दो ताकतें टकरा रही थीं, एक काली, एक नीली, और उसी टकराव के बीच एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब धुआं हटा तो वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं था। शहर का आधा हिस्सा गायब हो चुका था और एरिन, वो अब वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें अब आधी नीली और आधी काली थीं। उसने धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। शहर के टूटे हुए हिस्सों से अभी भी धुआं उठ रहा था, लेकिन अब वहां कोई चीख नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी जो कानों को चुभ रही थी। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे उसमें सिर्फ राख और डर घुल गया हो। जहां कभी बाजार की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब जली हुई दीवारें खड़ी थीं और उनके बीच अधजले निशान, जैसे किसी ने धरती पर गुस्से से अपने पंजे घसीटे हों। इसी वीराने के बीच टूटी हुई पत्थर की सीढ़ियों पर एरिन खड़ी थी और उसके चारों तरफ बिखरी हुई दुनिया जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। ये बदलाव बाहर से जितना दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा अंदर गहरा था। उसका सांस लेना अलग था, दिल की धड़कन अलग थी, और सबसे अजीब बात, उसे डर नहीं लग रहा था। जहां हर इंसान इस मंजर को देखकर कांप जाता, वहीं उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। एरिन, पीछे से मीरा की आवाज आई, लेकिन उसमें अब पहले जैसी मजबूती नहीं थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई, हर कदम जैसे डर से भरा हुआ। तुम ठीक हो? एरिन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सामने जमीन पर थीं, जहां काले धुएं की पतली लहरें अब भी रेंग रही थीं, जैसे कोई जिंदा चीज हो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उस धुएं को छुईं, वो अचानक शांत हो गया और फिर गायब। मीरा ये देखकर ठिठक गई। ये क्या था? एरिन ने धीरे से कहा, ये डर नहीं था, ये याद थी। याद? मीरा समझ नहीं पाई। तभी दूर से घोड़ों की आवाज आई। कुछ सैनिक और कुछ अजीब तरह के लोग शहर में घुस रहे थे। उनके कपड़े बाकी सैनिकों से अलग थे, काले और नीले रंग के लंबे कोट, जिन पर चमकते हुए चिन्ह बने थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, बस आंखों में ठंडापन था। वे आ गए, एरिन ने धीमे से कहा। कौन? मीरा ने पूछा। जो हमेशा इंतजार करते हैं ऐसे दिन का। सैनिकों के बीच से एक लंबा आदमी आगे बढ़ा। उसके बाल सफेद थे, लेकिन चेहरा बूढ़ा नहीं था। उसकी आंखें एरिन पर टिक गईं, जैसे वो उसे पहचान गया हो। तो ये सच है? उसने गहरी आवाज में कहा। शून्य की वारिस जाग चुकी है। मीरा ने तुरंत एरिन के सामने खड़े होकर कहा, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या चाहते हो? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हम वो हैं जो इस दुनिया को टूटने से बचाते हैं। और तुम्हारी बहन, उसने एरिन की तरफ इशारा किया, वो इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। झूठ, मीरा ने गुस्से में कहा। लेकिन एरिन चुप थी। उसकी आंखें उस आदमी पर टिकी थीं, जैसे वो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी सोच सुन रही हो। तुम्हारा नाम क्या है? एरिन ने पूछा। आदमी कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, सेवरिक। एरिन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसे यह नाम पहले से पता हो। तुम मुझे मारने आए हो? उसने शांत स्वर में कहा। सेवरिक ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ।
मीरा का गुस्सा और बढ़ गया। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? उसने कुछ नहीं किया, तुम समझ नहीं रही हो, सेवरिक ने कहा। ये वही शक्ति है जिसने हजारों साल पहले आधी दुनिया जला दी थी। इरिन की आंखों में अचानक चमक आई। कुछ और यादें उभरने लगी। लोग भाग रहे हैं, आसमान लाल है और वो उनके बीच खड़ी है, हाथ में वही नीली रोशनी। मैंने सच में ये किया था? उसने खुद से पूछा। सेवरिक ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो सब अभी भी जिंदा है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जमीन फिर से हिली। इस बार हलचल शहर के नीचे से आ रही थी, जैसे कुछ और भी जाग रहा हो। ये क्या? एक सैनिक ने डरते हुए कहा। अचानक जमीन फट गई और उसमें से काले पत्थरों जैसी आकृतियां बाहर आने लगीं। वे इंसान जैसी थीं, लेकिन उनके शरीर पर दरारें थीं और उन दरारों से लाल रोशनी निकल रही थी। शून्य के प्रारी, सेवरिक ने दांत भींचते हुए कहा। ये यहाँ क्यों है? इरिन ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। वे आकृतियां सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। सैनिकों ने तलवारें खींच ली और उन पर हमला कर दिया, लेकिन तलवारें जैसे पत्थर पर लग रही थीं। कोई असर नहीं। एक प्रेरी ने एक सैनिक को पकड़कर हवा में उठा लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी हड्डियों की आवाज दूर तक गूंजी। मेरा डर से पीछे हट गई। एरिन, कुछ करो। एरिन ने अपनी आंखें बंद की। उसके अंदर दो आवाजें थीं, एक कह रही थी भाग जाओ, दूसरी कह रही थी याद करो। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। नीली और काली दोनों रोशनियां उसके हाथ के चारों तरफ घूमने लगीं। जैसे ही पहला प्रेरी उसके करीब आया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक पल में वह प्रेरी रुक गया और फिर टूटकर धूल बन गया। सब चौंक गए। सेवरिक की आंखों में पहली बार आश्चर्य था। तुम उन्हें नियंत्रित कर सकती हो, उसने धीरे से कहा। लेकिन एरिन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया। बाकी प्रेरी रुक गए। वे अब हमला नहीं कर रहे थे, बस उसे देख रहे थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। एरिन के अंदर कुछ और बदल रहा था। रुको, उसने धीमी आवाज में कहा, और वे सब रुक गए। पूरा मैदान शांत हो गया। सेवरिक ने अपने लोगों को पीछे हटने का इशारा किया। ये हमारी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एरिन धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो अब उन प्रहरियों के बीच खड़ी थी और वे उसके आसपास ऐसे खड़े थे जैसे वो उनकी रानी हो। मैं इन्हें महसूस कर सकती हूँ, उसने कहा। इनके अंदर कोई भावना नहीं है, बस आदेश है। और वो आदेश कौन देता है? सेवरिक ने पूछा। एरिन ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। फिर उसने कहा, शायद मैं। ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। मीरा ने धीरे से कहा, एरिन, तुम क्या बन रही हो? एरिन ने जवाब नहीं दिया। उसके अंदर जो शांति थी, वह अब धीरे धीरे कुछ और बन रही थी, कुछ गहरा, कुछ खतरनाक। तभी अचानक आसमान में एक और दरार खुली। इस बार वह काली नहीं थी, वह पूरी तरह सुनहरी थी। उसमें से एक तेज रोशनी नीचे आई और जमीन पर गिरते ही एक आकृति बन गई। एक युवक, जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं। उसने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नज़र सीधे एरिन पर टिक गई। तो तुम ही हो, उसने कहा, जिसकी वजह से संतुलन टूट गया। सेवरिक ने उसे देखते ही सिर झुका लिया। आर्केन प्रारी। युवक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ एरिन को देख रहा था। या तो तुम हमारे साथ चलो, या फिर हमें तुम्हें खत्म करना होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। एरिन हल्का सा मुस्कुराए। हर कोई मुझे खत्म करना क्यों चाहता है? उसने पूछा। युवक ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक दरवाजा हो। किसका? मीरा ने डरते हुए पूछा। युवक की नजरें गहरी हो गईं। अंत का। हवा अचानक ठंडी हो गई। एरिन के चारों तरफ खड़े प्रेरी फिर से हिलने लगे। इस बार वे उसके आदेश का इंतजार नहीं कर रहे थे। कुछ और उन्हें बुला रहा था। एरिन ने आसमान की उस सुनहरी दरार की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, अब खेल शुरू होगा। और उसी पल उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। आसमान में खुली हुई सुनहरी दरार अब स्थिर नहीं थी,
वह धड़क रही थी जैसे कोई जिंदा चीज हो, और हर धड़कन के साथ उसकी रोशनी तेज और भारी होती जा रही थी। नीचे जमीन पर खड़े लोग उस रोशनी को देख भी नहीं पा रहे थे, आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती थीं, लेकिन एरिन, वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक गहरी जिज्ञासा थी, जैसे वो समझना चाहती हो कि आखिर उसके सामने खड़ा ये खेल कितना बड़ा है। सुनहरी दरार से उतरा हुआ युवक अब पूरी तरह सामने आ चुका था। उसके कदम जमीन को छूते ही पत्थर में हल्की दरारें पड़ने लगीं, लेकिन वह खुद बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें, जिनमें सोने जैसी चमक थी, सीधे एरिन के अंदर झांक रही थीं। तुम्हारा नाम क्या है? एरिन ने पूछा। युवक ने बिना हिले जवाब दिया, तुम्हारे लिए नाम मायने नहीं रखता। मैं वह हूँ जो संतुलन बनाए रखता है। एरिन हल्का सा हंसी, तो फिर तुम खुद को क्या बुलाते हो? संतुलन। युवक की आंखों में हल्की सख्ती आई। मेरा नाम है लुमिर। सेवरिक ने तुरंत सिर और झुका लिया। आर्केन प्रारी लुमिर। मीरा ने धीरे से एरिन का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसे एक तेज झटका लगा और वह पीछे गिर गई। एरिन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी पूरी चेतना अब लुमिर पर थी। तुम मुझे रोकना चाहते हो? एरिन ने पूछा। लुमिर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ, इससे पहले कि तुम पूरी तरह जागो। हवा अचानक भारी हो गई। आसपास खड़े शून्य प्राणी फिर से हिलने लगे, लेकिन इस बार उनकी चाल अलग थी, अराजक, जैसे उन्हें कोई दिशा नहीं मिल रही हो। एरिन ने धीरे से हाथ उठाया। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया, लेकिन इस बार कोई नहीं रुका। प्रेरी उसकी बात नहीं मान रहे थे। एरिन की आंखों में पहली बार हल्की झुंझलाहट आई। रुको, उसने थोड़ा तेज कहा, लेकिन वे फिर भी नहीं रुके। लुमिर ने ये देखा और धीरे से बोला, तुम अभी पूरी नहीं हो। तुम्हारी शक्ति बंटी हुई है और यही तुम्हारी कमजोरी है। एरिन ने उसकी तरफ देखा। कमजोरी या मौका? लुमिर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक पतली सुनहरी रेखा निकलकर हवा में फैल गई। जैसे ही वह रेखा प्रहरियों को छुई, वे अचानक कांपने लगे और फिर एक एक करके जमीन में समा गए। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान खाली हो गया। सेवरिक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और बढ़ गई थी। तुम समझ नहीं रही हो, लुमिर ने एरिन से कहा। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम पूरी तरह जाग गई, तो ये दुनिया नहीं बचेगी। एरिन कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से पूछा, और अगर मैं न जागूं, तो? लुमिर ने बिना हिचकिचाए कहा, तब भी ये दुनिया नहीं बचेगी। ये सुनकर मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। तो फिर रास्ता क्या है? लुमिर ने उसकी तरफ देखा। कोई रास्ता नहीं है, यही सच है। एरिन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और लुमिर के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच कुछ इंच का फासला था। तुम झूठ बोल रहे हो, एरिन ने शांत आवाज में कहा। लुमिर की आंखें सिकुड़ गईं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन तुम सब कुछ नहीं बता रहे, एरिन ने जवाब दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एरिन ने अपना हाथ लुमिर के सीने पर रख दिया। सेवरिक चौंक गया। रुको, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही एरिन ने उसे छुआ, उसकी आंखों में तेज चमक आई और वह वहीं स्थिर हो गई। उसके दिमाग में अचानक एक नई दुनिया खुल गई। वो एक विशाल मैदान था, लेकिन वहां कोई रंग नहीं था, सब कुछ सफेद और सुनहरा था। आसमान में कई दरारें थीं, और उन दरारों से अलग अलग दुनिया दिखाई दे रही थीं। और उन सब के बीच एक विशाल दरवाज़ा था। उस दरवाजे के सामने कई आकृतियां खड़ी थीं, लुमिर जैसे लोग। और उनके सामने एक और आकृति, काली, विशाल, और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी एरिन की अब हो चुकी थीं। ये, एरिन ने धीरे से कहा। एक आवाज गूंजी, यही सच है। एरिन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तुम कौन हो? एरिन ने पूछा। मैं वह हूँ जो सब देखता है, उसने कहा। और तुम वह हो जो सब बदल सकती हो। एरिन ने दरवाजे की तरफ देखा। ये क्या है? ये सीमा है, बूढ़ी ने जवाब दिया।
इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। और मैं, तुम चाबी हो। एरिन कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने पूछा, और अगर मैं ये दरवाज़ा खोल दूं? बूढ़े की आंखों में पहली बार डर दिखा। तो जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। और वो क्या है? बूढ़े ने धीरे से कहा, अंत। अचानक सब कुछ हिलने लगा। एरिन की चेतना वापस उसके शरीर में लौट आई। उसने देखा कि लुमिर पीछे हट चुका था, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। तुमने क्या देखा? उसने सख्त आवाज में पूछा। एरिन ने उसकी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सच, उसने कहा। लुमिर की मुट्ठियां भींच गईं। तो अब तुम समझ गई हो कि तुम्हें क्या करना है? एरिन ने सिर हिलाया। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ। मेरा उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगी। तो हम क्या करेंगे? एरिन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब फिर से आधी नीली और आधी काली थीं। हम कुछ नहीं करेंगे, उसने कहा। क्यों? मीरा ने पूछा। एरिन ने आसमान की तरफ देखा। सुनहरी दरार और बड़ी हो चुकी थी। क्योंकि ये खेल हमारे हाथ में नहीं है, अभी नहीं। लुमिर ने तुरंत कहा, तो तुम मेरे साथ चलोगी? एरिन ने कुछ पल सोचा। फिर उसने कहा, हाँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। तुम्हारी कोई शर्त नहीं है, लुमिर ने सख्ती से कहा। एरिन मुस्कुराए। हर किसी की होती है, बस उसे पता होना चाहिए कि कब बोलनी है। लुमिर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, बोलो। एरिन ने धीरे से कहा, मेरी बहन मेरे साथ जाएगी। नामुमकिन, सेवरिक ने तुरंत कहा। लेकिन लुमिर ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। ठीक है, उसने कहा। मीरा चौंक गई। सच, लुमिर ने कहा, लेकिन अगर उसने कोई गलती की तो मैं उसे नहीं बचाऊंगा। एरिन ने जवाब दिया, वो गलती नहीं करेगी। तभी अचानक दूर से एक और आवाज आई। धीमी लेकिन गहरी। तुम लोग सोचते हो तुमने सब समझ लिया। सबने पीछे मुड़कर देखा। शहर के टूटे हुए हिस्से के बीच एक और आकृति खड़ी थी। वो इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। एरिन का चेहरा सख्त हो गया। तुम, उसने धीरे से कहा। आकृति मुस्कुराए। मैं वो हूँ जिसे तुमने भुला दिया, उसने कहा। लुमिर तुरंत आगे बढ़ा। पीछे हटो, ये वह है। मेरा डर से कांप गई। वह कौन? एरिन ने धीरे से जवाब दिया। मेरा अतीत। हवा फिर से भारी हो गई। और इस बार कोई भी नहीं जानता था कि अगला कदम कौन उठाएगा। टूटी हुई दीवारों और राख से ढके मैदान के बीच खड़ी वह आकृति जैसे किसी और ही दुनिया की थी। हवा उसके आसपास स्थिर हो गई थी, जैसे समय खुद उससे डर रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, लेकिन उनमें खालीपन नहीं था। उनमें एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वह हर चीज को पहले से जानता हो। उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे, बल्कि हवा में हल्के हल्के खिसकते थे, और जहां वह गुजरता वहां राख अपने आप पीछे हट जाती। मीरा का गला सूख गया। एरिन, ये कौन है? एरिन ने धीरे से कहा, ये वही है जिसे मैं भूल गई थी, या शायद जिसे मुझे भूलने पर मजबूर किया गया था। लुमिर आगे बढ़ा। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी फिर से निकलने लगी। पीछे हट जाओ, एरिन। ये कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। ये नेसार है, शून्य का पहला दूत। नेसार, एरिन ने नाम दोहराया, और जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। कुछ और तस्वीरें चमकी, एक युद्ध, एक काला आकाश, और वही आकृति उसके सामने खड़ी। नेसार हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा लगा, तुमने मुझे पहचान लिया। उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। जैसे उसे पता हो कि जो होना है वो होकर रहेगा। सेवरिक ने अपने सैनिकों को इशारा किया। घेर लो इसे। सैनिक तुरंत चारों तरफ फैल गए, लेकिन उनके कदमों में आत्मविश्वास नहीं था। हर कोई जानता था कि यह लड़ाई सामान्य नहीं है। निसार ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नज़र सिर्फ एरिन पर थी। तुम बदल गई हो, उसने कहा, लेकिन अभी भी अधूरी हो। एरिन ने बिना डर के जवाब दिया, और तुम अभी भी वैसा ही हो, खाली और बंधा हुआ। निसार की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। बंधा हुआ नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ। असली कैदी तो तुम हो।
ये सुनकर मीरा ने एरिन की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? एरिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का तनाव आ गया। लुमिर ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक तेज सुनहरी लहर निसार की तरफ फेंकी। वह लहर इतनी तेज थी कि हवा चीख उठी, लेकिन जैसे ही वह निसार तक पहुंची, वह बस गायब हो गई। कोई टकराव नहीं, कोई धमाका नहीं, बस शून्य। सेवरिक की आंखें फैल गईं। ये कैसे? निसार ने पहली बार लुमिर की तरफ देखा। तुम अब भी वही कर रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया था, लेकिन ये दुनिया अब वैसी नहीं रही। लुमिर ने दांत भींचे। तुम्हारा अस्तित्व ही गलती है। गलती? निसार ने हल्का सिर झुकाया। यह सच जिसे तुम छुपाना चाहते हो। एरिन ने बीच में कदम रखा। बस, दोनों की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। ये लड़ाई अभी नहीं होगी, एरिन ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा। लुमिर ने तुरंत विरोध किया। तुम समझ नहीं रही हो। अगर इसे अभी नहीं रोका तो क्या? एरिन ने उसकी बात काट दी। दुनिया खत्म हो जाएगी। ये लाइन मैं पहले ही सुन चुकी हूँ। लुमिर चुप हो गया। निसार ने धीरे से ताली बजाई। अच्छा है, तुम सोचने लगी हो। एरिन उसकी तरफ मुड़ी। तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर निसार ने कहा, तुम्हें याद दिलाने कि तुम कौन हो। हवा फिर से भारी हो गई। एरिन की आंखों में हल्की चमक आई। मुझे सब याद आ जाएगा समय के साथ। समय? निसार ने धीरे से कहा। तुम्हारे पास समय नहीं है। तभी जमीन के नीचे से एक और कंपन हुआ। इस बार यह हल्का नहीं था। पूरी धरती जैसे कांप उठी। दूर पहाड़ों की दिशा में एक काली रेखा उठी, जो धीरे धीरे आसमान की तरफ फैलने लगी। सेवरिक ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है अब? लुमिर का चेहरा सख्त हो गया। दूसरा द्वार खुल रहा है। मीरा ने डरते हुए पूछा, कितने द्वार हैं? लुमिर ने जवाब नहीं दिया। एरिन ने खुद कहा, 3। सबने उसकी तरफ देखा। 3 द्वार, उसने दोहराया। पहला, जो टूट चुका है। दूसरा, जो अभी खुल रहा है। और तीसरा, वो कुछ पल रुकी, जो सबसे खतरनाक है। निसार ने संतोष से सिर हिलाया। तुम्हें सब याद आ रहा है। मीरा अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। ये सब क्या है? कोई मुझे साफ साफ बताएगा। एरिन ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में हल्की नरमी थी। ये दुनिया अकेली नहीं है मीरा। इसके साथ और भी परतें हैं, और हर परत के बीच एक दरवाज़ा है। जब ये दरवाजे बंद रहते हैं, तब सब ठीक रहता है। लेकिन जब ये खुलते हैं, तो क्या होता है? मीरा ने कांपते हुए पूछा। एरिन ने धीरे से कहा, तो जो अंदर है, वो बाहर आ जाता है। सेवरिक ने कहा, और वो अंदर क्या है? इस बार जवाब निसार ने दिया। अराजकता, बिना नियम की शक्ति, जो सिर्फ एक चीज जानती है, विनाश। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर लुमिर ने सख्त आवाज में कहा, हमें अभी चलना होगा। अगर दूसरा द्वार पूरी तरह खुल गया, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। एरिन ने उसकी तरफ देखा। और अगर हम वहां गए, तो क्या हम उसे बंद कर सकते हैं? लुमिर ने बिना झिझक कहा, शायद। एरिन हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हारा शायद मुझे पसंद नहीं है। सच हमेशा अच्छा नहीं होता, लुमिर ने जवाब दिया। निसार ने बीच में कहा, तुम लोग चाहे जितना भागो, अंत वहीं होगा जहां सब शुरू हुआ था। एरिन ने उसकी तरफ देखा। और तुम क्या करोगे? निसार ने कहा, मैं देखूंगा कि तुम कौन सा रास्ता चुनती हो। ये कहकर वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रुको, मीरा ने चिल्लाया, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। कुछ ही पल में उसकी आकृति धुएं में बदल गई और फिर गायब। फिर से सन्नाटा, लेकिन अब ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब इसमें डर के साथ साथ एक भारी सच्चाई भी थी। लुमिर ने गहरी सांस ली। हमें अभी निकलना होगा। एरिन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार हम भाग नहीं रहे, हम समझने जा रहे हैं। सेवरिक ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। तैयार हो जाओ, हम उत्तर पर्वत की तरफ बढ़ेंगे। मीरा ने धीरे से एरिन का हाथ पकड़ा। तुम सच में ठीक हो? एरिन ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें फिर से पूरी तरह नीली हो गईं।
मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन मैं अब डर नहीं रही। और शायद यही सबसे खतरनाक बात थी। दल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे छूटता हुआ शहर अब सिर्फ एक याद बन चुका था, लेकिन असली खतरा अब उनके सामने था। दूर पहाड़ों के बीच काली ऊर्जा का तूफान उठ रहा था, और उसके केंद्र में दूसरा द्वार खुल रहा था। उत्तर पर्वत की तरफ बढ़ते हुए दल के कदम भारी होते जा रहे थे। रास्ता सीधा नहीं था, टूटी हुई चट्टानें, गहरी दरारें और बीच बीच में काली राख के ऐसे धब्बे जैसे धरती खुद जलकर थक गई हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें आग की गंध थी, और हर सांस के साथ सीने में हल्की जलन महसूस होती थी। सेवरिक आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे उसके सैनिक, और सबसे पीछे मीरा, जो बार बार मुड़कर देखती कि कहीं कुछ उनका पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन असली सन्नाटा उनके आगे था, जहां पहाड़ों के बीच काले बादलों का भावर घूम रहा था। एरिन उस भावर को बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसकी चाल बाकी सबसे अलग थी, न तेज न धीमी, बस स्थिर। जैसे वह हर कदम सोच समझकर नहीं, बल्कि किसी पुराने रास्ते को पहचानते हुए रख रही हो। लुमिर उसके साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसकी नजरें कभी एरिन पर, कभी उस भावर पर टिकती। उसे साफ महसूस हो रहा था कि समय कम है। हम जितना करीब जा रहे हैं, उतना ही दबाव बढ़ रहा है, सेवरिक ने कहा, उसकी आवाज में हल्की घुटन थी। मेरे लोग ज्यादा देर तक इसे सह नहीं पाएंगे, लुमिर ने जवाब दिया, ये सिर्फ शुरुआत है। द्वार के पास पहुंचते ही ये दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में इसे बंद कर पाएंगे? कोई जवाब नहीं आया। एरिन ने खुद कहा, बंद करना ही एक रास्ता नहीं होता। लुमिर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहती हो? एरिन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर दरवाज़ा बंद करने के लिए नहीं होता, कुछ दरवाजे समझने के लिए होते हैं। ये कोई पहेली नहीं है, लुमिर ने सख्ती से कहा। ये एक खतरा है। एरिन ने हल्का सा सिर झुकाया। और हर खतरे के पीछे एक कारण होता है, सेवरिक ने बीच में कहा। कारण बाद में समझ लेना, पहले जिंदा रहना जरूरी है। दल अब उस जगह पहुंच चुका था जहां जमीन अचानक खत्म हो जाती थी और उसके आगे एक गहरी खाई थी। उस खाई के बीचों बीच हवा में एक काला गोला घूम रहा था, वही दूसरा द्वार। वह स्थिर नहीं था, वह खुद को खींच रहा था, फैल रहा था, और उसके आसपास की हवा को निगल रहा था। उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, बस अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ हिल रहा था। वो, मीरा ने डरते हुए कहा, वो अंदर क्या है? लुमिर ने धीरे से कहा, जो भी है, उसे बाहर नहीं आना चाहिए। एरिन आगे बढ़ी। जैसे ही वह खाई के किनारे पहुंची, हवा और भारी हो गई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, और उसका लॉकेट हल्की नीली रोशनी छोड़ने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, पास आओ। एरिन की आंखें हल्की बंद हो गईं। तुम फिर से सुन रही हो? लुमिर ने कहा। एरिन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार ये अलग है। कैसे? मीरा ने पूछा। इस बार ये मुझे बुला नहीं रहा, ये मुझे पहचान रहा है। सेवरिक ने तलवार कसकर पकड़ी। ये अच्छी बात नहीं है। अचानक द्वार के अंदर की हरकत तेज हो गई। काले गोले की सतह पर लहरें उठने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तैयार हो जाओ, सेवरिक चिल्लाया। सैनिकों ने अपनी जगह ले ली। लुमिर ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा का घेरा बन गया। एरिन अब बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। और फिर वह चीज बाहर आई। पहले एक हाथ, जो इंसानी नहीं था, लंबा और टेढ़ा, जिसकी त्वचा काले पत्थर जैसी थी। फिर एक और हाथ, फिर पूरा शरीर। वो एक विशाल आकृति थी, जो आधी ठोस थी और आधी धुएं जैसी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसका चेहरा फिर भी एरिन की तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे वो उसे देख सकता हो। द्वार का संरक्षक, लुमिर ने धीरे से कहा, ये हर द्वार के साथ आता है। वह आकृति धीरे धीरे खाई के किनारे पर चढ़ी और खड़ी हो गई। उसके कदम से जमीन हिलने लगी। सैनिकों ने हमला किया। तलवारें उसकी तरफ बढ़ीं, लेकिन जैसे ही वे उसे छूती, वे धुएं में से गुजर जाती, कोई असर नहीं। एक सैनिक ने भाले से वार किया,
लेकिन वो आकृति अचानक ठोस हो गई और उसने भाले को पकड़कर उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक झटका दिया। 3 सैनिक एक साथ पीछे उछल गए। मेरा चीख पड़ी, ये मरता क्यों नहीं? उसने घबराकर पूछा। लुमिर ने दांत भींचे, क्योंकि ये जीवित नहीं है, ये नियम है। एरिन ने ये सुना और उसकी आंखों में हल्की चमक आई। नियम, उसने धीरे से कहा। वह आगे बढ़ी। एरिन, रुको, मीरा ने चिल्लाया, लेकिन वह नहीं रुकी। वह उस विशाल आकृति के सामने जा खड़ी हुई। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। आकृति ने अपना सिर झुकाया, फिर उसने अपना हाथ एरिन की तरफ बढ़ाया। लुमिर ने तुरंत कहा, मत छूना इसे, लेकिन एरिन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस आकृति को छू लिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गईं, और एरिन एक अलग जगह खड़ी थी। ये वही सफ़ेद सुनहरी दुनिया थी, लेकिन इस बार वहाँ सिर्फ एक चीज़ थी, वही विशाल दरवाज़ा। और उसके सामने वो खुद। लेकिन यह एरिन अलग थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। तुम, एरिन ने कहा। उस दूसरी एरिन ने धीरे से कहा, तुम देर से आई हो। ये जगह, एरिन ने चारों तरफ देखा, ये क्या है? ये वो जगह है जहाँ फैसले होते हैं, दूसरी एरिन ने जवाब दिया। किसके फैसले? तुम्हारे। एरिन कुछ पल चुप रही। फिर उसने पूछा, अगर मैं ये द्वार बंद कर दूं, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? दूसरी एरिन ने सिर हिलाया। कुछ समय के लिए। और अगर मैं इसे खुला छोड़ दूं, तो सब खत्म हो जाएगा। और अगर मैं इसे समझ लूं। इस बार दूसरी एरिन चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, तो तुम बदल जाओगी? एरिन ने पूछा, कैसे? दूसरी एरिन ने उसकी आंखों में देखा। तुम वो बन जाओगी जिससे सब डरते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर एरिन ने धीरे से मुस्कुराया। शायद यही सही है। अचानक सब कुछ टूटने लगा। एरिन की चेतना वापस आई। उसने देखा कि वह अभी भी उस आकृति को छुए हुए है, और वह आकृति अब शांत थी। उसने अपना हाथ पीछे लिया। आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। लुमिर हैरान था। तुमने इसे शांत कर दिया? एरिन ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने इसे समझ लिया। सेवरिक ने पूछा, अब क्या? एरिन ने द्वार की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अब हम इसे बंद नहीं करेंगे, उसने कहा। क्या? मीरा चौंक गई। लुमिर ने सख्त आवाज में कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? एरिन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अब मैं जाग रही हूँ। हवा फिर से भारी हो गई। द्वार की धड़कन तेज हो गई। और इस बार कुछ और भी उसके अंदर से जाग रहा था। दूसरे द्वार के सामने खड़े सभी लोग अब समझ चुके थे कि जो होने वाला है, वह किसी एक निर्णय से ज्यादा बड़ा है। हवा भारी थी, लेकिन अब उसमें डर के साथ एक अजीब सी शांति भी घुल गई थी, जैसे तूफान के बीच का वो पल, जहाँ सब कुछ थम जाता है, ठीक उस वक्त जब सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला हो। एरिन खाई के किनारे खड़ी थी। उसकी नजरें उस काले द्वार पर टिकी थी जो अब पहले से ज्यादा स्थिर हो गया था। उसकी सतह अब लहरों की तरह नहीं हिल रही थी, बल्कि धीरे धीरे सांस ले रही थी, जैसे वो खुद जिंदा हो। उसके आसपास की हवा अब उसे धक्का नहीं दे रही थी, बल्कि जैसे उसे स्वीकार कर रही थी। मीरा उसके पीछे खड़ी थी, उसके चेहरे पर डर साफ था। एरिन, हम इसे बंद क्यों नहीं कर रहे? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक उम्मीद भी थी कि शायद उसकी बहन कुछ ऐसा कहे जो सब ठीक कर दे। एरिन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि ये समस्या नहीं है मीरा, ये सिर्फ परिणाम है। परिणाम? सेवरिक ने भौहें सिकोड़ ली। किस चीज का? एरिन ने बिना मुड़े कहा, उस गलती का जो बहुत पहले हुई थी। लुमिर अब तक चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। तुम जो सोच रही हो वो मत करना, उसने कहा। तुम संतुलन को समझ नहीं रही हो। एरिन ने हल्का सा सिर घुमाया। नहीं, मैं पहली बार उसे सही देख रही हूँ। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। लुमिर ने गहरी सांस ली। अगर तुमने ये रास्ता चुना, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हें बचा भी कोई नहीं पाएगा।
एरिन मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। शायद मुझे बचाने की जरूरत ही नहीं है। तभी अचानक जमीन फिर से कांपी। इस बार कंपन सिर्फ इस द्वार से नहीं था। दूर आसमान में, जहां सुनहरी दरार थी, वह भी तेज चमकने लगी। और उसी पल तीसरी जगह पर भी कुछ हुआ। सेवरिक ने घबराकर कहा, तीसरा द्वार। मीरा ने डरते हुए पूछा, वो कहाँ है? एरिन ने धीरे से कहा, यहीं। सब चौंक गए। यहीं? लुमिर ने सख्ती से पूछा। एरिन ने अपने सीने पर हाथ रखा। ये तीसरा द्वार मेरे अंदर है। सन्नाटा, हवा जैसे जम गई। सेवरिक एक कदम पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? लुमिर की आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखा। इसका मतलब, अगर तुम पूरी तरह जाग गई, एरिन ने उसकी बात पूरी की, तो तीनों द्वार एक साथ खुल जाएंगे। मीरा ने सिर हिला दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। एरिन उसकी तरफ मुड़ी। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह शांत थीं। मीरा, मुझे अब सब याद आ गया है, उसने धीरे से कहा। पहले युद्ध में मैंने ही ये सब किया था। मैंने ही इन द्वारों को बनाया और फिर उन्हें बंद किया। क्यों? मीरा की आंखों में आंसू थे। एरिन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं डर गई थी, अपनी ही शक्ति से। लुमिर ने कहा, और इस बार भी तुम्हें वही करना होगा, उन्हें बंद करना होगा। एरिन ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार मैं भागूंगी नहीं। हवा फिर से तेज हो गई। दूसरा द्वार अब और ज्यादा चमकने लगा। एरिन धीरे धीरे आगे बढ़ी। अगर मैं इसे बंद कर दूं, तो ये फिर से खुलेगा, उसने कहा। अगर मैं इसे खुला छोड़ दूं, तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ दूं, तो क्या होगा? सेवरिक ने पूछा। एरिन ने उसकी तरफ देखा। तो संतुलन बनेगा, स्थायी। लुमिर ने तुरंत कहा, ये नामुमकिन है। तीनों द्वार एक साथ खुलेंगे तो मैं उन्हें संभालूंगी। एरिन ने उसकी बात काट दी। तुम नहीं कर पाओगी। लुमिर की आवाज पहली बार ऊंची हुई। एरिन ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है। तो फिर क्यों? मीरा चिल्लाई। एरिन कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि कोई और नहीं कर सकता। ये सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। एरिन उसके पास आई। उसने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं कहीं नहीं जा रही, उसने नरमी से कहा। मैं बस बदल जाऊंगी। ये वही बात है, मीरा ने रोते हुए कहा, जो लोग कहते हैं, जब वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। एरिन कुछ नहीं बोली, बस उसे गले लगा लिया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने धीरे से मीरा को पीछे किया और लुमिर की तरफ देखा। तुम मेरी मदद करोगे? उसने पूछा। लुमिर कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर ये तुम्हारा फैसला है, तो मैं इसे रोकूंगा नहीं। सेवरिक ने कहा, ये पागलपन है। लेकिन अब कोई उसे नहीं सुन रहा था। एरिन खाई के बिल्कुल किनारे आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं। उसका लॉकेट तेज चमकने लगा। नीली और काली ऊर्जा उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगी। आसमान की सुनहरी दरार और तेज हो गई। और उसी पल तीनों जगहों की ऊर्जा एक साथ हिलने लगी। एरिन ने धीरे से हाथ फैलाए। अब उसने फुसफुसाया, और फिर सब कुछ एक साथ हुआ। दूसरा द्वार पूरी तरह खुल गया। सुनहरी दरार फट गई, और एरिन के सीने से एक तेज रोशनी निकली। तीनों ऊर्जा, काली, नीली और सुनहरी, एक बिंदु पर आकर टकराईं। एक ऐसा प्रकाश बना जो आंखों से नहीं देखा जा सकता था। हवा चीखने लगी, धरती कांपने लगी। सेवरिक और उसके सैनिक जमीन पर गिर गए। मीरा चिल्लाई, एरिन, लेकिन उसकी आवाज उस शोर में खो गई। एरिन अब हवा में थी। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो गई थीं। उसने आखिरी बार नीचे देखा। उसकी नज़र मीरा से मिली, और उसने हल्का सा मुस्कुराया। फिर वह रोशनी में बदल गई। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। आसमान साफ था, खाई गायब हो चुकी थी। द्वार बंद नहीं हुए थे, वे अब मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ एक खाली जगह थी, जहां कभी सब कुछ था। मीरा धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। एरिन, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। लुमिर उसके पास आया।
उसके चेहरे पर अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। वो गई नहीं है, उसने कहा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तो कहाँ है? लुमिर ने आसमान की तरफ देखा। अब वो हर जगह है और कहीं भी नहीं। सेवरिक ने धीरे से कहा, तो ये अंत है? लुमिर ने सिर हिलाया। नहीं, ये शुरुआत है। हवा में एक हल्की नीली चमक उभरी। बहुत हल्की, लेकिन जिंदा। मीरा ने उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो क्या एरिन सच में खत्म हो गई, या वो अब भी कहीं मौजूद है? अगर तुम्हें ऐसी ही डार्क और माइंड ब्लोइंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और कमेंट में ज़रूर बताओ, अगर तुम एरिन की जगह होते तो क्या करते? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।